दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं साउथ मूवी मिडनाइट मर्डर की स्टोरी। यह फिल्म एक सीरियल किलर की कहानी है जिसका निशाना पुलिस का मर्डर करना है, और वो भी भयानक तरीके से। वह डेड बॉडी की आंखें और दिल निकालकर डेड बॉडी को फेंक देता है। तो आइए चलते हैं फिल्म की कहानी की ओर। अनवर हुसैन एक साइको साइंटिस्ट है जो अपने दोस्त एसीपी अनिल माधवन की विशेष सिफारिश पर कोची सिटी पुलिस में सहायक के तौर पर क्राइम साइंटिस्ट के रूप में कार्य करता है, और वह अपना एक क्लिनिक भी चलाता है। एक शाम वह टहल रहा होता है कि एक पागल आदमी आकर उसे कहता है, आज रात अपनी नींद पूरी कर लेना, क्योंकि कल से तुम सबकी नींद उड़ने वाली है। वो कल से अपना खेल शुरू करने वाला है, और उसका खेल बहुत भयानक होने वाला है, जिससे पुलिस वालों की नींद हराम हो जाएगी। अब अगली रात को ड्यूटी करते वक्त डीवाईएसपी अब्राहिम कौशिक का अपहरण हो जाता है, और उसकी डेड बॉडी की आंखें और दिल निकालकर एक खेत में फेंक दिया जाता है। इस केस की जांच डीसीपी कैथरीन को सौंपी जाती है। घटनास्थल पर डीसीपी कैथरीन, अनवर हुसैन और अन्य अधिकारी आते हैं। कैथरीन कहती है कि अनवर, तुमने सही कहा था कि यह एक सीरियल किलर है और उसने पुलिस को निशाना बनाया है, और वो सब सबूत जुटाने में लग जाते हैं। अगले सीन में पूरी टीम सीसीटीवी फुटेज देख रही होती है, पर उनको सीसीटीवी में कुछ नहीं मिलता, यानी सीसीटीवी में कुछ गड़बड़ की हुई लगती है। और अगली रात फिर एक और इंस्पेक्टर का अपहरण हो जाता है, और उसकी डेड बॉडी पुलिस स्टेशन के पिछवाड़े में इंसाफ की देवी की मूर्ति के साथ मिलती है। और यह मर्डर भी सेम पिछले मर्डर जैसे ही किया गया था, यानी कि डेड बॉडी से आंखें और दिल गायब था, और कोई जबरदस्ती के निशान भी नहीं थे। और जब सीसीटीवी को चेक किया गया तो पता चलता है कि उसके साथ भी छेड़छाड़ की गई थी, जिससे पता चलता है कि हत्यारा सुरक्षा हैकर भी है। इसके बाद डीसीपी कैथरीन इमरजेंसी मीटिंग बुलाती है, जिसमें कोच्चि के सारे पुलिस स्टेशनों के अधिकारी मौजूद होते हैं, और वह सबको अलर्ट करती है कि सभी अधिकारी पूरी रात गश्त पर रहेंगे। किसी को भी कोई सूचना मिलती है तो डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा। अब वो एक हैकर की नियुक्ति करती है, और एक रात ड्यूटी के दौरान कैथरीन के ड्राइवर का अपहरण हो जाता है, और वो सभी सीसीटीवी फुटेज खंगालते हैं तो उसमें एक भेड़िया नकाबपोश आदमी और अन्य आवाजें सुनाई देती हैं, जिससे यह पता चलता है कि उनकी एक टीम है जिससे वो अपने काम को अंजाम देते हैं। तभी कैथरीन के पास हेड ऑफिस से फोन आता है कि तुम्हारी टीम क्या कर रही है, हत्यारा पकड़ा क्यों नहीं गया। मुझे भी ऊपर वालों को जवाब देना पड़ता है, और वो जल्दी इस केस को सोल्व करने के लिए कहता है। और फिर सीनियर पुलिस ऑफिसर मीडिया को कहता है कि कोई भी नकाबपोश या इंसाफ की देवी के बारे में पता चलता है तो हमें बताए। इस पर सभी मीडिया वाले कहते हैं कि जब पुलिस वाले अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते तो आम जनता की रक्षा की क्या गारंटी है। इस पर ऑफिसर जल्द ही हत्यारे को पकड़ने का आश्वासन देता है, और फिर कैथरीन के ड्राइवर की डेड बॉडी अनवर के घर पार्सल के रूप में आती है। अनवर को इंसाफ की देवी की मूर्ति पर अंकित एक हस्ताक्षर मिल जाता है, जो मूर्तिकार सुधाकर देवलोकम का होता है। वह ढूंढते हुए सुधाकर के घर पहुंच जाते हैं, और पूछने पर सुधाकर बताता है कि उन्होंने 2 लोगों के लिए 5 ऐसी मूर्तियां बनाई थीं, जिन्होंने इसे बनाने के बाद उन्हें अंधा कर दिया। इससे अनवर ने अनुमान लगाया कि 2 और हत्याएं होंगी। और एक दिन सीआई शरद चंद्रन के घर पर हत्यारा आता है, और संघर्ष के बाद अपहरण कर लिया जाता है। उसकी डेड बॉडी के पास, जहां मूर्ति के अलावा उन्हें एक फिजिट स्पिनर भी मिलता है। उनकी डेड बॉडी एक महिला ने कोच्चि मेट्रो ट्रेन में गिरा दिया। इसके साथ ही कैथरीन की जगह एसीपी प्रकाश सीतारम को ले लिया जाता है। शरद चंद्रन नियमित रूप से टेनोरमिन नाम की दवा लेता था। अनवर का मानना है कि हत्यारा अपहरण से पहले किसी तरह पीड़ित के शरीर में कृत्रिम निद्रावस्था की दवा झोलपिडेम का इंजेक्शन लगाता है, और उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए सम्मोहित करता है। टेनोरमिन झोलपिडेम के विरुद्ध एक जवाबी दवा है, इसलिए शरद चंद्रन का सम्मोहन असफल रहा, और इसलिए दोनों के बीच संघर्ष हुआ। अनवर को साइमन नाम के एक समलैंगिक मनोरोगी और हैकर के लिए पुलिस फाइल में एक समान स्पिनर की तस्वीर देखने की याद आती है, जबकि साइमन को जेल में एक विस्फोट के दौरान मृत दर्ज किया गया है। अनवर को विश्वास नहीं होता है। एंड्रयू साइमन को उसी व्यक्ति के रूप में पहचानता है जिसने ट्रेन में महिला के रूप में क्रॉस ड्रेस किया था। अनवर अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट करता है, लेकिन उसे सूचित किया जाता है कि साइमन और उसके अपराध साथी अरविंदन की डेड बॉडी उस सुबह पाई गई थी, जिसमें अंतिम मूर्ति के साथ छोड़ी गई हत्याओं की बात कबूल करते हुए एक सुसाइड नोट भी मिला था। अनवर को विश्वास नहीं है, और वह मानता है कि यह जांच को रोकने की एक साजिश है। एक दिन मूर्तिकार सुधाकर अनवर को बुलाता है और कहता है कि मेरे पास एक आदमी उसी तरह की छठी मूर्ति बनवाने के लिए आया था।
उन्होंने उस आदमी का स्केच बनवाया तो अनवर उसे साइको साइंटिस्ट डॉक्टर बेंजामिन लुइस के रूप में पहचानता है। इसके बाद अनवर डॉक्टर बेंजामिन को पालने वाला पिता सुधेवन से मिलता है। सुधेवन अनवर को डॉक्टर बेंजामिन की पूरी कहानी बताता है और अब कहानी अतीत में जाती है। लुइस खेतों में काम करने वाला मजदूर था। वह दिन रात मेहनत करता था ताकि उसके दोनों बच्चों बेंजामिन और रेबेका की परवरिश में कोई कमी ना आए। उसने अपने बच्चों को कभी अपनी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। उसकी जिंदगी हंसी खुशी से चल रही थी। फिर एक दिन अचानक लुइस को डॉक्टर बुलाता है। बच्चों को डॉक्टर के पास देखकर लुइस को चिंता होती है। डॉक्टर उसे कहती है कि तुम्हारी बेटी प्रेग्नेंट है। इस पर उसे आश्चर्य होता है और डॉक्टर से कहता है कि वह तो अभी छोटी बच्ची है, यह कैसे हो सकता है। लेकिन डॉक्टर कहती है कि यह सही है और तुम्हारी बेटी की हालत नाजुक है, इसलिए बच्चे को हटा भी नहीं सकते और वह बच्चों को लेकर घर आ जाता है। कई लोगों ने उसे पूछने की कोशिश की पर रेबेका ने किसी को कुछ नहीं बताया कि यह किसका करतूत है। वो शायद डर गई थी। लेकिन रेबेका ने अपने पिता की परेशानी देखकर उस आदमी का नाम बता ही दिया, फादर बेनेट फ्रैंको। फादर बेनेट फ्रैंको उस गांव में कई सालों से थे और गांव के लोग उन्हें मसीहा मानते थे। और अब लुइस फादर बेनेट के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने जाता है। वहां पर एसआई अनिल और कांस्टेबल शरदचंद्रन लुइस को कहते हैं, तुम जिस पर इल्जाम लगा रहे हो तुम्हें पता है वो कितने बड़े आदमी हैं। उन पर इल्जाम लगाने से पहले जरा सोच तो लिया होता। और इसके बाद अनिल कहता है कि मैं सीनियर से बात करके तुमको बताता हूँ। इस पर लुइस कहता है कि आप पर मुझे भरोसा है, आप मुझे इंसाफ दिलाएंगे। इसके बाद वह घर चला जाता है। अब अनिल बेनेट से मिलता है। बेनेट अनिल को पैसों का लालच देता है। इसके बाद अनिल लुइस के घर आता है और लुइस अब उसके बच्चों के साथ मारपीट करता है कि यह इल्जाम वह अपने सिर ले ले। लुइस अपने बच्चों के खातिर इल्जाम अपने सर लेने के लिए तैयार हो जाता है कि अपनी बेटी के साथ बलात्कार उसने ही किया है। लुइस के जेल जाने के बाद रेबेका को दिल्ली के एक स्कूल में पढ़ाई के लिए भेज दिया जाता है। उस दिन के बाद रेबेका को किसी ने नहीं देखा। लुइस यह जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर पाया और एक दिन जेल में ही खुदकुशी कर ली। इस पर बेंजामिन को अनिल और शरतचंद्रन पर गुस्सा आता है, लेकिन गांव वाले उसे रोक लेते हैं और वह कहता है, इनको मैं नहीं छोड़ूंगा, इन दोनों की वजह से यह सब हुआ है। और इस तरह बेंजामिन ने अपने पिता और बहन को खो दिया और बेंजामिन डिप्रेशन में चला जाता है। डॉक्टरों की देखभाल और इलाज के बाद बेंजामिन फिर से जिंदगी जीने लगता है और गांव वालों की मदद से पढ़ाई के लिए अमेरिका चला जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। सुधेवन अनवर को कहता है कि यह मैंने पहले किसी को नहीं बताया था। इसके बाद अनवर अनिल को फोन करके बताता है, यह खून तुम्हारे कारण हो रहे हैं, तुम जानकर भी अनजान बने हुए हो, और उसे अपना ख्याल रखने को कहता है। इस पर अनिल अनवर को मिलने के लिए कहता है और अनवर मिलने के लिए जाता है। अनवर वहां जाता है तो वहां अनिल की खाली जिप्सी मिलती है और अनिल गायब हो जाता है। शायद बेंजामिन ने उसका अपहरण कर लिया था। और एक जगह अनवर और उसके साथियों को बेंजामिन की वैन दिखाई देती है। वहां एक खंडरनुमा सुअर फार्म होता है। वो सब उसके अंदर जाते हैं। वहां पर वो देखते हैं कि अनिल एक बेंच पर बंधा हुआ है और बेंजामिन उसे मारने ही वाला होता है कि अनवर वहां पहुंच जाता है और फिर उनमें खूब लड़ाई होती है। अब वहां पर कैथरीन पहुंच जाती है और बेंजामिन के सिर पर वार करती है। इसके बाद बेंजामिन को पकड़ लिया जाता है और अनिल को बचा लेते हैं। बेंजामिन पूछताछ में मकसद नहीं बताता और फिर एस्कॉर्ट के अधिकारी बेंजामिन को कोर्ट में पेश करने के लिए ले जा रहे होते हैं। तब रास्ते में बेंजामिन को फर्जी मुठभेड़ में मार देते हैं। उसी समय एक लड़की अनिल से मिलने उसके अपार्टमेंट में आती है और वह चली जाती है तो अनवर प्रवेश करता है और अनिल को मरा हुआ पाता है। उसे एहसास हुआ कि उस लड़की ने उसे मारा है। जब वह बाहर आकर देखता है तो वह नीचे जा रही होती है और अनवर उसे रेबेका कहकर पुकारता है। आवाज सुनकर वह मुड़ती है, उसकी तरफ देखती है और फिर आगे बढ़ती है। अनवर उसे देखता रहता है। इसके साथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी फिल्म मिडनाइट मर्डर की स्टोरी। आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताइए और जो चैनल पर पहली बार है वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास। थैंक यू, धन्यवाद।